सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसीडरिंग कि इसमें से एक तो आते ही क्वेश्चन है, मतलब 2 से 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये बहुत कंसेप्चुअल और बहुत बेसिक वाला चैप्टर है, तो मतलब इसको हमें लास्ट मोमेंट में रिवाइज करके ही जाना है। ठीक है, सो इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने एज वन लाइनर्स आपके लिए पुट कर दी हैं, सो दैट यू नो एक ही बार उनको देखोगे और एंड यू विल बी गुड टू गो विद। चलो, सो पहला बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंटिव ऑब्स्टेटिक्स। अब ऑब्स्टेटिक्स में ना हमेशा 3 पीरियड में इट्स डिवाइडेड, एंटीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। तो एंटीनेटल पीरियड की जब बात करेंगे तो किस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे? एंटीनेटल केयर। ठीक है, अब एंटीनेटल केयर से कौन सा क्वेश्चन बन के आता है? एक आपसे पूछा जाता है रेकमेंडेड एएनसी विजिट्स कितनी है, ठीक है, या आइडियल एएनसी विजिट्स कितनी होनी चाहिए, और एक पूछा जाता है मिनिमम एएनसी विजिट्स कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एएनसी विजिट अकॉर्डिंग टू WHO कितनी होनी चाहिए एंड मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और टर्म देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीनेटल केयर कॉन्टैक्ट। ओके, एंटीनेटल केयर कॉन्टैक्ट इज अ टर्म सिमिलर टू एंटीनेटल विजिट्स ओनली। ठीक है, सिमिलर टू व्हाट? एंटीनेटल विजिट्स। और ये टर्म एंटीनेटल केयर कॉन्टैक्ट ये किसने डेवलप किया है? WHO ने। WHO कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म एंटीनेटल विजिट्स, मतलब एंटीनेटल विजिट्स की जगह अगर हम लोग टर्म एंटीनेटल केयर कॉन्टैक्ट यूज करें तो वो कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रेग्नेंट वुमन एंड हेल्थ वर्कर उसको ज्यादा इंडिकेट करता है। ठीक है, सो आपको जानने की क्या जरूरत है कि अगर एग्जाम में आपको एंटीनेटल केयर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आया तो आपने घबराना नहीं है। एंटीनेटल केयर कॉन्टैक्ट इज सेम एज एंटीनेटल विजिट। चलो, तो पहली बात पे आते हैं। रेकमेंडेड एएनसी विजिट्स कितनी होती हैं? 13 to 14। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 13 to 14, ये आइडियल नंबर ऑफ एएनसी विजिट्स है। ठीक है, फर्स्ट 7 मंथ्स में एक बार हर महीने, सो 7 मंथ्स विजिट्स। 8th मंथ में 2 बार हर महीने, सो कितना हो गया? 2 विजिट्स। एंड 9th मंथ ऑनवर्ड कितना है? वंस एवरी वीक, तो ये कितना हो गया? 4 to 5 विजिट्स। तो इसको टोटल करोगे तो रेकमेंडेड और आइडियल एएनसी विजिट्स कितने हो गए? 13 to 14। ठीक है, बट मिनिमम एएनसी विजिट्स 4 किसके अकॉर्डिंग है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रेशन मतलब अप टू 12 वीक्स द वुमन को अपना नाम किसी भी अस्पताल में लिखवा लेना चाहिए, रजिस्टर हो जाना चाहिए, वो विद इन 12 वीक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, अप टू 12 वीक्स। जब पीरियड ऑफ जेस्टेशन 14 to 26 वीक्स है तो सेकेंड विजिट। ओके, 28 to 34 वीक्स है तो कितना विजिट? ये है तीसरा विजिट। और 36 वीक से टर्म है तो ये कितना है? 4th विजिट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितने विजिट्स है? 4 विजिट्स है। ठीक है, ये याद रखना। बट WHO के अकॉर्डिंग कितना विजिट्स होता है? WHO के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स है, ओके, मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स, या इसको हम लोग एक और टर्म जो देते हैं एंटीनेटल केयर कॉन्टैक्ट, ये कितने हैं? ये है 8। ओके, दिस इज 8। पहले ट्राइमेस्टर में 1 विजिट, ओके, पहले ट्राइमेस्टर में 1 विजिट, दूसरे ट्राइमेस्टर में 2 विजिट्स और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 विजिट्स। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, सो अगर ऑप्शन में आपको 8 दिखे, लाइक क्वेश्चन आया कि मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स कितना होना है, ठीक है, मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स कितना होना है। अब क्या होता है कि बहुत बार WHO नहीं लिखा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, ऑप्शन में 4 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, सम 12, सम अदर नंबर। अगर 8 है तो वो लगाओ, क्योंकि मिनिमम 8 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO के, सो दैट बिकम्स अ मोर सूटेड आंसर। अब ये एंटीनेटल विजिट्स हैं, तो जब वो प्रेग्नेंट फीमेल चेकअप के लिए जाएगी ना, जितने भी मिनिमम विजिट्स है ना, जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला 4 या 8, तो कम से कम एक बार तो मेडिकल ऑफिसर को उसको चेक करना ही चाहिए, फिर बाकी भले ANM देख सकती है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो प्रिवेंटिव ऑब्स्टेटिक्स में अभी हम बात कर रहे हैं एंटीनेटल पीरियड में, जिसमें पहली चीज आपने बात की कि कितने विजिट्स उसको लगाने चाहिए, कितने मिनिमम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4, WHO 8। अब आ जाओ एंटीनेटल विजिट्स में और क्या होता है। देखो, वो नाम लिखवाती है, रजिस्टर होती है, उसके बाद हम लोग उसको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। सबसे जरूरी क्या है प्रेगनेंसी में जिसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है? आयरन एंड फॉलिक एसिड। सो उठ के आता है क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में WHO के अकॉर्डिंग 400 माइक्रोग्राम देना होता है। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, उसके बाद आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट डेली सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स लेना है। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं, जो हमने पढ़ा भी है इन आवर न्यूट्रिशन चैप्टर। तो एलिमेंटल आयरन कितना है? 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड फॉलिक एसिड इज 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। ओके,
नाउ प्लीज रिमेंबर, मिनिमम प्रेगनेंसी में 100 टैब्स खाने चाहिए, प्रेफर्ड 4th मंथ ऑनवर्ड टिल डिलीवरी 180 डेज। अब क्योंकि हम लोग एंटी नेटल पीरियड की बात कर रहे हैं तो हाँ, पूरी डिलीवरी तक उसको लेना है। बट यहीं पे एक बात और ऐड करती हूँ कि पोस्ट नेटल पीरियड में भी बच्चे होने के अप टू 6 मंथ्स लेटर भी उसको दवाई खाना चाहिए, सप्लीमेंट्स खाना चाहिए, आई मीन आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। दैट शुड बी टेकन ऑल्सो अप टू 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी, ठीक है। अगर वुमन अनीमिक है तो उसको 2 आयरन टैबलेट्स डेली देना है। बट व्हाट इज द कट ऑफ फॉर अनीमिया एंड प्रेगनेंसी? तो अगर हीमोग्लोबिन इज बिलो 11 ग्राम पर DL, ओके, दैट इज द कट ऑफ फॉर हीमोग्लोबिन फॉर अनीमिया इन प्रेगनेंसी, ठीक है। कैल्शियम टैबलेट भी चौथे महीने से डालने हैं टिल डिलीवरी, ऑलराइट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। हाँ, डिलीवरी के बाद भी 6 मंथ्स उसको लेना है, बट वो फिर पोस्टनेटल का पार्ट हो गया। एंटीनेटल में एटलीस्ट याद रखना, आयरन, फॉलिक एसिड उसको लेना ही लेना है प्रेगनेंसी में, एंटीनेटल पीरियड, एंड कैल्शियम एज वेल एज लेना है, ठीक है। अब शी इज प्रेग्नेंट तो उसके न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा। तो अदर देन सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस क्या है फॉर द मदर और द प्रेग्नेंट फीमेल? ये जो चार्ट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू NIN। अब अकॉर्डिंग टू NIN हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखो, प्रोटीन ग्राम पर डे, जैसे एक अडल्ट को प्रोटीन कितना चाहिए पढ़ा है हमने न्यूट्रिशन में, 0.83 ग्राम पर kg पर डे, ऑलराइट। यहाँ पे अगर नॉन प्रेग्नेंट है 45.7 है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 45.7 ग्राम पर डे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा चाहिए प्लस 9.5, सबसे ज्यादा प्रोटीन प्लस थर्ड ट्राइमेस्टर में चाहिए एडिशनल 22 ग्राम्स, मतलब इसमें आपको ऐड करना होगा। क्यों थर्ड ट्राइमेस्टर में चाहिए? क्योंकि हमें पता है दैट व्हाट इज द वेट ऑफ द बेबी फिटस जब थर्ड ट्राइमेस्टर में वुमन होती है 1 kg और 7th मंथ में, और मैक्सिमम वेट गेन थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, तो इसीलिए इस समय सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई? प्रेगनेंसी में इंक्रीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स किसकी होती है? इंक्रीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट किसकी बढ़ गई प्रेगनेंसी में? 2 चीजों की बढ़ गई, आयरन की बढ़ गई एंड फॉलिक एसिड, ठीक है, आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो अब देखो, आयरन प्रेगनेंसी में 27 मिलीग्राम पर डे है, लैक्टेशन कम हो जाता है 23 मिलीग्राम पर डे, ये वैल्यू भी पूछा जा सकता है। फॉलिक एसिड हमें पता है 570 माइक्रोग्राम, दिस इज अकॉर्डिंग टू NIN, ठीक है। इसीलिए अनीमिया मुक्त भारत में हम लोग 500 माइक्रोग्राम का टैबलेट देते ही देते हैं, ठीक है। बट लैक्टेशन में गाइस, लैक्टेशन का क्वेश्चन आता है, लैक्टेशन में किसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इंक्रीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किसकी बढ़ जाती है? कुछ चीजें जो याद रखोगे, इंक्रीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, विटामिन A, ये हमने उसमें भी पढ़ा है, न्यूट्रिशन में भी कैल्शियम एंड आयोडीन। और आयोडीन तो जरूर पूछा जाता है, तो सबसे पहले आयोडीन देखते हैं, माइक्रोग्राम पर डे 280 माइक्रोग्राम पर डे, ये वैल्यू पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में आयोडीन कितना चाहिए? 250 माइक्रोग्राम पर डे, और लैक्टेशन में कितना चाहिए? 280 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। विटामिन ए की बात करो तो लैक्टेशन में बढ़ गया है 950 माइक्रोग्राम पर डे, ऑलराइट। कैल्शियम कितना चाहिए? 1200 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। और कैल्शियम, आयरन, ये सब डिलीवरी के बाद भी 6 मंथ्स तक लेना है, ठीक है। सो दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये न्यूट्रिशन में भी रिवाइज हुआ है। अभी गो टू पॉइंट्स क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स याद रखो कि बढ़ जाती है? आयरन, फॉलिक एसिड, लैक्टेशन के दौरान कैल्शियम, विटामिन ए एज वेल एज आयोडीन, ठीक है। चलो, कैलोरी भी उसको ज्यादा लेना चाहिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन क्या बोलता है? एवरेज जो किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा है प्लस 350 किलो कैलोरीज पर डे। अब ये प्लस किस में ऐड होता था? सेडेंट्री वुमन के एनर्जी रिक्वायरमेंट में, कैलोरी में। और सेडेंट्री वुमन का हमें पता है, सेडेंट्री वुमन जो है उसको कितना कैलोरीज चाहिए पढ़ा था, याद है? 660 किलो कैलोरीज पर डे। तो इसी में ये प्लस 350 ऐड होना है, बट ये NIN बोलता है। नाउ टेक्निकली हमने तभी भी बात करी थी कि क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक वुमन जब उसको इतना नौजिया है एंड ऑल दैट, क्या उसको प्लस 350 किलो कैलोरीज पर डे लाइक खाने बनेगा? नहीं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा कैलोरीज टू बी एडेड प्लस 70 to 85 इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और नो एक्स्ट्रा ऑल्सो, ठीक है। मतलब नो एक्स्ट्रा कैलोरी, तो ऑप्शन में देखना, अगर नो एक्स्ट्रा लिखा है 70 to 85 लिखा है तो 70 to 85 मार्क करो, क्योंकि थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है। बट मान लो लिखा है extra calorie required in first trimester 200, 300, no extra, then please go and mark no extra, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 230 से 280 किलो कैलोरीज पर डे, इसको कैसे याद रखोगे? रेंज ऑफ 200, ठीक है। 200 के रेंज में यहाँ पे कैलोरी चाहिए सेकेंड में।
थर्ड ट्राइमेस्टर में लिखा है 390 to 470 किलो कैलोरी पर डे, तो ये कितना चाहिए, रेंज ऑफ 400 में चाहिए, ठीक है, रेंज ऑफ 400 में, क्योंकि मैक्सिमम वेट गेन थर्ड ट्राइमेस्टर से होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कैलोरी वुमन को प्रोवाइड करना चाहिए 400, ठीक है। दैट वाज अ क्विक रिविजन। चलो नेक्स्ट, क्योंकि एंटीनेटल पीरियड की बात हो रही है तो आपसे पूछा जा सकता है वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी में। सो एवरेज वेट गेन, ओके, एवरेज वेट गेन फॉर इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, एवरेज नाइन टू 11 kg, ऑन एन एवरेज रफली बोल सकते हो 10 kg, बट क्वेश्चन आ सकता है एवरेज वेट गेन इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है, जो बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास, इसमें इसका कितना गेन होगा, 5 to 6 kg, याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास 5 to 6 kg। उसके अलावा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद वुमन को कितना गेन होना चाहिए एवरी मंथ आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2 kg एवरी मंथ, बट इफ शी इज गेनिंग मोर देन दैट, मतलब अगर वुमन गेन कर रही है मोर देन 3 kg इन अ मंथ, ओके, तब दैट इज हिंटिंग टुवर्ड्स प्री एक्लैम्सिया, ट्विंस या डायबिटिक, ठीक है। आइडियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 2 kg पर मंथ गेन होना चाहिए, बट अगर वो पेन गेन कर रही है 3 kg पर मंथ, तो वो किसका हिंट करेगा, प्री एक्लैम्सिया, ट्विंस या डायबिटिक बेबी। सो इसमें से कुछ भी एक एज एन एमसीक्यू उठ के आ सकता है। चलो अब ये तो हमने पढ़ा हुआ है वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल इन प्रेगनेंसी को, क्या होता है अगर वुमन प्राइमी है, प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, या मल्टी है, ठीक है, मल्टी है, उसका सबसे छोटा बच्चा विथ लास्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, लास्ट चाइल्ड बर्थ कब हुआ था, मोर देन 3 years अगो, ठीक है, मोर देन 3 years अगो, तब इसको क्या देना है, 2 doses ऑफ विच वैक्सीन, टीटी या टीडी, 2 doses ऑफ टीडी वैक्सीन, ठीक है, 2 doses ऑफ टीडी वैक्सीन। फर्स्ट डोज कब दोगे, फर्स्ट डोज एज सून एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी। और सेकेंड डोज हम लोग कब देंगे, सेकेंड डोज हम लोग देते हैं 4 weeks लेटर, ठीक है, 4 weeks लेटर, 4 weeks लेटर मतलब कितने डेज हो गए, 28 days लेटर, ठीक है, 28 days लेटर, ये पहला है। अगर वो मल्टी है, ठीक है, इफ शी इज अ मल्टी, ठीक है, बट लास्ट चाइल्ड बर्थ कब था, विथ लास्ट चाइल्ड बर्थ, ओके, विथ लास्ट चाइल्ड बर्थ विद इन 3 years, ठीक है, विथ लास्ट चाइल्ड बर्थ विद इन 3 years, ओके, तब क्या रिक्वायर्ड है, तब सिर्फ एक बूस्टर ऑफ टीडी वैक्सीन, ठीक है, बूस्टर ऑफ टीडी वैक्सीन, ठीक है, बूस्टर ऑफ टीडी वैक्सीन। और ये बूस्टर कब दिया जाएगा, अराउंड द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ एंटीनेटल पीरियड में क्या क्या करना है। तो एक वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल है जो हमें हमेशा रिवाइज करके जाना होता है। इसके अलावा हमें पता है कि जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, उसकी जांचें होती है, लैब इन्वेस्टिगेशंस। सो क्वेश्चन आता है गाइस कि सब सेंटर में व्हाट आर द टेस्ट्स व्हिच आर बीइंग डन, और पीएचसी सीएचसी में क्या होता है। तो देखो, प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट तो सब सेंटर में भी हो सकता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन एंड शुगर, ठीक है, ऑल्सो क्या हो सकता है, रैपिड मलेरिया टेस्ट। बट जैसे VDRL फॉर सिफिलिस या HIV, ठीक है, ये सब सेंटर में नहीं होता, ब्लड ग्रुपिंग नहीं होता। सो देखो एट PHC, CHC या FRUs, ब्लड ग्रुप्स RH स्टेटस ये वहीं पे होगा, VDRL फॉर सिफिलिस, ठीक है, ये भी CHC PHC लेवल ऑनवर्ड्स होगा, HIV टेस्टिंग। अगर सब सेंटर में रैपिड मलेरिया टेस्ट नहीं हुआ तो वो हो सकता है PHC में, ठीक है, ब्लड शुगर टेस्टिंग, HbS AG, ये सब PHC लेवल ऑनवर्ड्स होता है, ठीक है। यू कैन गेट ऑल अदर टेस्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर डन एट PHC एक्सेप्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर डन एट सब सेंटर्स, ठीक है। सो दैट वाज इट, दैट वाज द एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड में विजिट्स कितने चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, सप्लीमेंटेशन, वेट गेन, ठीक है, एंड चेकअप्स, दैट फॉर्म्स, मतलब ये सारा एंटीनेटल पीरियड कंप्राइज करता है, ठीक है। अब आ जाओ इंट्रानेटल केयर। इंट्रानेटल केयर क्या होता है, द केयर जो डिलीवरी के टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, केयर ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसमें हमें क्या मेंटेन करना है, 5
क्लीन केयर मॉडल मेंटेन करना है, मतलब एक सरफेस जो होता है वो क्लीन होना चाहिए, क्लीन सरफेस, तो क्लीन प्लास्टिक शीट होना चाहिए, क्लीन हैंड्स। अगर होम डिलीवरी हो रही है तो ये पांचों चीज मेंटेन करना है। अभी भी इंडिया में होम डिलीवरी होती है, 18-19% तो हो ही रही है। तो ये क्लीन्स क्यों करना है? टू प्रिवेंट न्यूनेटल टेटनस, राइट, टू प्रिवेंट न्यूनेटल टेटनस। होम डिलीवरी में अगर साफ ब्लेड नहीं यूज किया, अगर हाथ नहीं धोए, साफ सरफेस नहीं यूज किया, तो देयर आर चांसेस ऑफ दिस। ठीक है, सो क्लीन सरफेस, क्लीन प्लास्टिक शीट, क्लीन हैंड, वॉश इट विथ सोप। For clean cord, wipe the cord clean with a gauze piece, clean tie, thread, okay, clean blade होना चाहिए। अब इसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट न्यूनेटल टेटनस। ठीक है, क्या करना है इसमें? वी हैव टू प्रिवेंट न्यूनेटल टेटनस। ठीक है, न्यूनेटल टेटनस, ये सेफ डिलीवरी अचीव करने का तरीका है। ओके, और वैक्सीनेशन करते हैं प्रेगनेंसी में ताकि बच्चे में इट प्रिवेंट्स फ्रॉम न्यूनेटल टेटनस। ठीक है, एंड वी हैव टू मेंटेन दीज 5 क्लीन्स। चलो, नाउ आ जाओ पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल केयर मतलब द बेबी इज बोर्न, अब उसके बाद उसको क्या केयर देना है? सो इट इज द केयर ऑफ बोथ द मदर एंड द बेबी आफ्टर डिलीवरी। इट इंश्योर्स कंप्लीट वेलबींग। अब इसमें भी पहला बात तो यही उठ के आएगा कि व्हेन अ बेबी इज बोर्न, मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टनेटल विजिट्स कितने होने चाहिए? सो मिनिमम 4 पोस्टनेटल विजिट्स रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है 3 to 4। ठीक है, अगर आप 3 पोस्टनेटल विजिट्स बोलोगे, ठीक है, 3 पोस्टनेटल विजिट्स मिनिमम। ये किस केस में है? 3 पोस्टनेटल विजिट्स अगर वो हॉस्पिटल डिलीवरी है। ठीक है, हॉस्पिटल डिलीवरी है। बट अगर वो होम डिलीवरी है, ठीक है, होम डिलीवरी, तो मिनिमम कितने विजिट्स है? 4 पोस्टनेटल विजिट्स मिनिमम है। ठीक है, अगर वो होम डिलीवरी है। ठीक है, अगर वो होम डिलीवरी है तो ये कितने हैं? मिनिमम 3 to 4 विजिट्स। ठीक है, अब इसमें देखो, फर्स्ट चेकअप फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी, सेकंड चेकअप थर्ड चेकअप 7th, फोर्थ चेकअप 6, मतलब 42 डेज। तो अगर वो हॉस्पिटल डिलीवरी होगी, ठीक है, तो पहले दिन तो द वुमन इज गोइंग टू बी इन द हॉस्पिटल, तो उस केस में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे में नहीं होगा, 3, 7, 42 डेज। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, ये मिनिमम पोस्टनेटल विजिट्स है, ये कौन लगाएगा विजिट्स? आशा वर्कर। विल शी गो एंड सी द प्रेग्नेंट फीमेल, द वुमन हु हैज जस्ट डिलीवर्ड? क्या वो जाके देखेगी? नहीं। इसको कंफ्यूज मत करना। एक कॉन्सेप्ट है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का, ठीक है, वो सप्लीमेंटल विजिट्स है जो आशा करती है। इस विजिट्स को कौन लगाएगा? इस विजिट्स को ANM लगाएगी। ठीक है, ANM लगाएगी। हो सकता है मेडिकल ऑफिसर का भी अकम्पनी कर ले, बट आइडियली ये एडिशनल विजिट्स है जो ANM लगाएगी। और ये रिक्वायर्ड विजिट्स है, मस्ट विजिट्स है जो ANM लगाएगी। एडिशनल विजिट्स आशा लगाती है। इन लो बर्थ वेट बेबीज ये कितने विजिट्स हो गए? 6 विजिट्स, 1, 3, 7, 14, 21, 28 एंड 42 डेज। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड पोस्ट नेटल केयर में 2 चीजें जो होती हैं, एक होता है रूमिंग इन एंड एक होता है कंगारू मदर्स केयर। नाउ रूमिंग इन मतलब बेबी का कॉट मदर के पास एकदम नेक्स्ट टू रखो। ठीक है, प्लेस बेबीज कॉट नेक्स्ट टू मदर। ओके, प्लेस बेबीज कॉट नेक्स्ट टू मदर। ओके, एक तो इसको बोलते हैं रूमिंग इन, प्लेस बेबीज कॉट नेक्स्ट टू मदर। दूसरा क्या है? कंगारू मदर केयर। अब कंगारू मदर केयर के क्या क्या एलिमेंट्स है? स्किन टू स्किन टच, ठीक है, एयरवे डिजीज प्रिवेंशन, एम्बुलेटरी बेनिफिट, न्यूट्रिशनल बेनिफिट, इमोशनल सपोर्ट, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ KMC, कंगारू मदर केयर। ठीक है, आ सकता है कि ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, कंगारू मदर केयर में एक PYQ है, that this is an example of which principle of primary health care. So please remember, ये है किस चीज का एग्जाम्पल? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, उसका ये एग्जाम्पल है कंगारू मदर केयर। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, सो हमने पॉइंट्स देखे एंटी पार्टम पीरियड में, इंट्रा पार्टम में एंड ऑल्सो पोस्ट पार्टम में क्या क्या करना है। ठीक है, अब एक और दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रिवेंटिव ऑब्स्टेट्रिक्स से, जो कि है आइडेंटिफाई द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। सो वी जस्ट गो थ्रू इट वंस। ठीक है, कोई भी जो एल्डरली प्राइमी ग्रेविड है, एज 30 years एंड मोर, शॉर्ट स्टेचर प्राइमी, हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर एंड बिलो। प्लीज रिमेंबर, यही लिख के आ जाएगा हाइट 150 सेंटीमीटर एंड बिलो, हाइट 160, नो, शॉर्ट स्टेचर में कितना सेंटीमीटर्स है? 140 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ स्टार क्वेश्चन। मैल प्रेजेंटेशन मतलब बेबी इज इन अ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई, ऑल ऑफ दैट। ओके, एंटीपार्टम हेमरेज,
threatened abortion, the mother has developed preeclampsia, eclampsia, mother is anemic, twins है, hydramnios है, all these are examples of high risk pregnancy. Previous stillbirth का example है, intrauterine death है, manual removal of placenta, elderly grand multipara. Prolonged pregnancy मतलब expected days of delivery से अभी भी baby has not come, 14 days has lapsed. History of previous C-section or instrumental delivery. Pregnancy with other disease, okay, जैसे kidney, diabetes, कुछ भी pre-existing condition है. फिर ये देखो, history of how many abortions? This is a star question. History of 3 or more spontaneous abortion. Option में आ जाएगा 5 or more spontaneous abortion. No. History of 3 or more spontaneous abortion. Also history of infertility. तो जरूर जब लास्ट मिनट रिवीजन करोगे ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के क्राइटेरियाज देखने ही है. ऐसे ही हाई रिस्क इन्फेंट भी आएगा जो भी पढ़ेंगे. ठीक है. अब हम लोग देख रहे थे प्रिवेंटिव ऑब्स्टेट्रिक्स, क्या क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए. अब प्रिवेंटिव ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब वी आर स्टडीइंग अबाउट मैटरनल हेल्थ. ओके, सो व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ? ओके, व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ? हाउ विल वी नो कि सर्विसेज जो मदर को मिल रही हैं आर गुड, ओके, और आर दे नॉट अप टू द मार्क? सो वी कैलकुलेट मैटरनल मोर्टालिटी. ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी इंडिकेटर एक्चुअली ये क्या है? क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विस इंडिकेटर है. ओके, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज इंडिकेटर. मतलब क्या हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की हैं या नहीं. ठीक है, अब मैटरनल मोर्टालिटी के लिए इंडिकेटर के लिए 2 चीज कैलकुलेट हो सकती हैं जो बहुत ही मतलब इट्स लाइक स्टार रिविजन पॉइंट. हर बार वो आता है, किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो. एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट. ठीक है, और एक इसमें कैलकुलेट हो सकता है मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो. ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो. अब एपिडेमियोलॉजी याद करो. रेट क्या था? न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. रेशियो क्या था? न्यूमरेटर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो चलो पहले पढ़ते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट. ओके, मैटरनल मोर्टालिटी रेट. अब देखो, कभी भी मैटरनल मोर्टालिटी कैलकुलेट होगा ना, पूरे पीएसएम में एक ही फॉर्मूला है जिसमें 1 लाख लग रहा है, जो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इज मैटरनल मोर्टालिटी. सो मल्टीप्लायर तो 1 लाख है. अब ये है क्या? रेट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स. ओके, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख. न्यूमरेटर इज इट अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर रेट में? यस. सो पर 1 लाख व्हाट? वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. ये कितना होता है? 15 to 49 ईयर्स. ठीक है, और अगर आपको कैलकुलेट करने आया मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो. अब रेशियो मुझे पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हिस्सा नहीं है, पर ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी है तो मल्टीप्लायर तो 1 लाख है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ लाइफ बर्थ्स. ओके, पर 1 लाख क्या? लाइफ बर्थ्स. न्यूमरेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. अब आता है क्वेश्चन कि मैटरनल डेथ क्या होता है? मैटरनल डेथ किसको कहते हैं? ठीक है, सो मैटरनल डेथ होता है द डेथ ड्यूरिंग विच पीरियड? द डेथ ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी, या अप टू 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी. ठीक है, अप टू 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी. 6 वीक्स या बोल सकते हैं 42 डेज. सो पहले लिखो अप टू 6 वीक्स, या इसको बोल सकते हैं 42 डेज पोस्ट डिलीवरी. ठीक है, डेथ ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, ड्यूरिंग डिलीवरी और अप टू 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी. ठीक है, फ्रॉम ऑल द प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस. ठीक है, प्रेगनेंसी से जुड़ी होनी चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज गाइज दैट हम लोग क्या एक्सक्लूड करेंगे? वी विल एक्सक्लूड एक्सीडेंटल स्लैश इंसिडेंटल कॉजेस. ठीक है, एक्सक्लूड एक्सीडेंटल स्लैश इंसिडेंटल कॉजेस मतलब एग्जाम्पल एक्सीडेंट. ठीक है, अगर एक प्रेग्नेंट वुमन का एक्सीडेंट हो गया और वो लाइक शी डाइज, उसको मैटरनल मोर्टालिटी में नहीं काउंट करना है. या उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, वो शी इज डेड, ओके, वो आप मैटरनल मोर्टालिटी में काउंट नहीं करोगे. ठीक है, सो दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, अगर क्वेश्चन आया
What is the most sensitive indicator of delivery services under healthcare of India? It is maternal mortality ratio. अभी मैंने बताया बेस्ट इंडिकेटर फॉर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी, ठीक है. बेस्ट इंडिकेटर. एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डिलीवरी सर्विसेज, ऑल्सो बोल सकते हैं बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज, कि अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही नहीं है क्या, नहीं. So quality of healthcare delivery services. Okay. So quality of healthcare delivery services भी क्या हो गया तुम्हारा? Maternal mortality ratio. Direct cause of maternal mortality क्या है? Hemorrhage, PPH. Okay. Most common direct cause. Okay. Most common direct cause of maternal mortality. Most common अगर कोई बोले indirect cause of maternal mortality, तो इसका आंसर क्या है? Anemia. ठीक है. That is about maternal mortality. What is the current value of maternal mortality ratio in India? It is 97 per 1 lakh live births. Okay. अभी हम लोग आगे भी slide में देखें. Alright? Okay. That is about maternal health. Everything. Okay. Just to practice, maternal mortality ratio means numerator is not a part of denominator. So maternal death per 1 lakh multiplier होता है. So it is per 1 lakh लाइफ बर्थ्स. ठीक है. तो ये था मेटर्नल हेल्थ, राइट फ्रॉम एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, इंडिकेटर क्या हुआ और उसके बारे में कुछ जुड़ी ही बात है. ठीक है. अब आ जाओ इंडिकेटर फॉर प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स. प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स मतलब चाइल्ड हेल्थ. ठीक है. चाइल्ड हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या है, इसमें न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, अर्ली न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, लेट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट या एक और चीज उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी रेट क्या होता है. ठीक है. ये सब अभी देखोगे, रिवाइज करोगे मेरे साथ. और फिर एक चीज और आता है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, चाइल्ड डेथ रेट क्या होता है. ठीक है. एंड पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है. ठीक है. पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट, इन सबके डेफिनेशंस आते हैं. ठीक है. पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट या एक और क्या होता है, स्टिल बर्थ रेट. ठीक है. स्टिल बर्थ रेट, सारे कैलकुलेशंस इसमें आते हैं. ऑलराइट. तो अब इसको देखते हैं. चलो सबसे पहले आ जाओ न्यूनेटल. न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, न्यूनेट किसको बोलते हैं, बर्थ से लेके 28 डेज. इसीलिए नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स एजेड लेस देन 29, मतलब 0 to 28 डेज. अब सब जगह अगर गौर से देखोगे मल्टीप्लायर 1000 है. ठीक है. और डिनोमिनेटर क्या है, लाइफ बर्थ है. ठीक है. सो नियोनेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स अप टू 28 डेज. ठीक है. 0 to 28 डेज. अर्ली न्यूनेटल डेथ मतलब फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ, मल्टीप्लायर 1000 ही रहेगा. नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ 0 to 7 डेज. ओके. फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्थ. लेट न्यूनेटल पीरियड मतलब 7 दिन के बाद, 8 to 28 डेज. ओके. 8 to 28 डेज बेसिकली. ओके. पर 1000 लाइफ बर्थ. पोस्ट न्यूनेटल मतलब आफ्टर द न्यूनेट पीरियड. न्यूनेट 28 डेज तक है, तो उसके बाद मतलब कौन से डे से, 29 डेज टू 1 ईयर. ओके. 29th डे से लेके कब तक, 1 ईयर तक. ओके. अगेन पर 1000 लाइफ बर्थ. क्लियर. ये डेफिनेशंस, कैलकुलेशंस आ सकते हैं. इन्फेंट मोर्टालिटी. इन्फेंट मोर्टालिटी डेथ ऑफ एन इन्फेंट. इन्फेंट किस एज ग्रुप से होता है, 0 to 1 ईयर इन्फेंट होता है. सो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ मतलब कितना, 0 to 1 ईयर. ओके. पर 1000 क्या हो गया डिनोमिनेटर में, लाइफ. क्लियर. इसमें से कोई भी कैलकुलेशन गाइस आपके एग्जाम में आ सकती है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसके अलावा पहले देखो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट. चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इज द सेम एज अंडर 5 मोर्टालिटी. अंडर 5 मोर्टालिटी या चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब डेथ कब हो रहा है, बिटवीन 0 to 5 years ऑफ एज. ठीक है. सो डेथ ऑफ चिल्ड्रन 0 to 5 years ऑफ एज पर 1000 लाइफ. ठीक है. सो जितने डेफिनेशन है, न्यूनेटल मोर्टालिटी, अर्ली न्यूनेटल, पोस्ट न्यूनेटल, इन्फेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी या अंडर 5, सब में मल्टीप्लायर 1000 होगा, डिनोमिनेटर लाइफ बर्थ होगा. ठीक है. 8 एक्स्ट्रा जो PYQ है, चाइल्ड डेथ रेट. डेथ रेट अब मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी डेथ रेट पूछा जाएगा ना, आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, मीडिया पॉपुलेशन. सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं चाइल्ड डेथ रेट की, इसका अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट.
डेथ ऑफ अ चाइल्ड मतलब कौन से कौन एज ग्रुप, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिटवीन 1 to 4 years, ठीक है। डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 4 years पर 1000, क्योंकि मैंने बोला डेथ रेट में मिड ईयर पॉपुलेशन होता है तो मिड ईयर पॉपुलेशन 1 to 4 years, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइज। और 1 to 4 years में ना सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो आज के टाइम में हो चुका है इज न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज डायरिया, बट डेथ का रीजन इसमें हो गया है न्यूमोनिया, ठीक है। चलो अभी कॉजेज भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 और डेफिनेशंस जो रिवाइज करनी है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड स्टिल बर्थ रेट। अब देखो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, लेट फीटल डेथ प्लस अर्ली न्योनेटल डेथ। लेट फीटल डेथ मतलब क्या होता है, इट इज डेथ बियॉन्ड 28 वीक्स, 28 वीक्स जेस्टेशन या उसके बियॉन्ड। अर्ली न्यूनेटल डेथ मतलब डेथ फर्स्ट 7 days ऑफ लाइफ। अब इंडिया में पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या है, 7th मंथ। 7 मंथ में बच्चे का वेट अराउंड 1 kg होता है, दैट मीन्स 28 वीक्स। WHO के अकॉर्डिंग 22 वीक्स है, इंडिया में हम लोग 28 वीक्स लेते हैं। तो पेरीनेटल में हम लोग क्या देख रहे हैं, डेथ बियॉन्ड 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्लस फर्स्ट 7 days ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ। देखो गाइस डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग डिनोमिनेटर में लाइव बर्थ रख रहे हैं, ठीक है, बट आइडियली WHO ये भी कहता है दैट पेरीनेटल मोर्टेलिटी का डेफिनेशन में लेट फीटल डेथ, ओके, दैट मीन्स बियॉन्ड 28 वीक्स जेस्टेशन प्लस अर्ली न्योनेटल डेथ। अर्ली न्योनेटल डेथ मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 7 days ऑफ लाइफ पर 1000। वो कहता है WHO कि टोटल बर्थ्स होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री में तो टोटल बर्थ्स ही होता है, बट गाइस टोटल बर्थ्स में स्टिल बर्थ भी आता है, ठीक है, और इंडिया में स्टिल बर्थ का डेटा थोड़ा लैकिंग है, इसीलिए हम लोग पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में स्टिक कर रहे हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है। फिर एक आ जाओ स्टिल बर्थ रेट। व्हाट इज स्टिल बर्थ रेट? स्टिल बर्थ रेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट फीटल डेथ मतलब नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स, द ओनली चेंज हियर इज पर 1000। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आया, टोटल नंबर ऑफ बर्थ। टोटल नंबर ऑफ बर्थ मतलब यहाँ हम लोग बोथ लाइव एंड स्टिल बर्थ्स लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, बोथ लाइव एज वेल एज स्टिल बर्थ्स लेंगे, ठीक है। अब स्टिल बर्थ को बोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, व्हाट आर द क्राइटेरिया, पूछ सकते हैं। पहला क्राइटेरिया, आइदर द जेस्टेशनल एज इज मेंशन्ड, ओके, जेस्टेशनल एज, तो इसको लिखो डेथ बियॉन्ड 28 वीक्स, मतलब या तो जेस्टेशनल एज मेंशन्ड है। अगर नहीं मेंशन्ड है तो यू विल सी, और यू कैन ऑल्सो सी एंड और, या तो फिर आप देखोगे वेट ऑफ द बेबी, ठीक है, वेट ऑफ द फीटस, वेट कितना है 1 kg। 7 मंथ में अराउंड 20, अगर 28 वीक्स नहीं दिया तो 1 kg है, तो मतलब आप उसको स्टिल बर्थ में काउंट कर सकते हो। या फिर क्या देखोगे, लेंथ ऑफ द बेबी। लेंथ ऑफ बेबी कितना होना चाहिए उस टाइम, 35 सेंटीमीटर, फीटस का लेंथ 35 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इन इंडिया इज 50 to 51 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टिल बर्थ बुलाने के लिए कम से कम उसका लेंथ 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। गॉट इट, ये क्राइटेरियाज है फॉर स्टिल बर्थ रेट, ओके। ऑलराइट, ऑल दीज आर डेफिनेशंस। एक ही डेफिनेशन था जहां पे डिनोमिनेटर टोटल हो गया, वो है स्टिल बर्थ रेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ सकता है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पढ़ते हैं, अदर देन द फॉर्मूलाज एंड ऑल, यू शुड ऑल्सो नो कि कॉज को कैसे पता करना है, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ कॉजेस। तो क्योंकि रिविजन स्लाइड है तो सिर्फ नाम जानना है। जैसे एक सर्वे हुआ था MCCD, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, ये हुआ था 2021 में। इसके अकॉर्डिंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR NMR अंडर 5 वाज हाइपोक्सिया एंड बर्थ एस्फाइक्सिया, बट अभी थोड़ी देरी में पढ़ोगे SRS 2022 कहता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR NMR अंडर 5 इज लो बर्थ वेट, एंड वही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। लो बर्थ वेट या प्री मैच्योरिटी, वी आर गोइंग टू फॉलो दैट ओनली। अगर मेंशन आ गया MCCD, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, उसके अकॉर्डिंग बर्थ एस्फाइक्सिया, MCCD पूछा जा सकता है क्या है, सो इट्स अ फॉर्म, इट्स अ वे टू इवैल्यूएट द कॉज ऑफ डेथ। इसके अलावा वर्बल ऑटोप्सी की जाती है, हम लोग जाके पूछते हैं, दैट इज डन इन द फील्ड एरियाज बाय हेल्थ केयर वर्कर्स टू फाइंड द कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, ओके। अगर हॉस्पिटल में डेथ नहीं हुआ, होम में डेथ हुआ है, तो जाके पूछना है कि क्या कॉज था। उसी तरह एक और टर्म है राइम, representative routine restructured household interview for mortality and its evaluation done to evaluate the cause of maternal death. तो कोई क्वेश्चन रहेगा rhyme is for. So these are all techniques to evaluate the cause of maternal death. ठीक है,
All right. One more index once came. What is the formula for child survival index? Okay. So child survival index hota hai child survival rate per 1,000 births. If there are 1,000 births happening, how many are expected to survive? Proportion of children who will survive till 5 years of age. Okay. You just have to know the formula once. It is 1,000 minus under 5 mortality rate by 10. Okay. This is what is child survival index. Okay. अब आ जाओ जैसे हमने पढ़ा एट रिस्क प्रेगनेंसीज क्या क्या थी, वैसे ही एक क्वेश्चन बनता है हु आर एट रिस्क इन्फेंट्स. ठीक है, एट रिस्क इन्फेंट्स कौन कौन है. तो सबसे पहले बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg. कभी मत बोलना बर्थ वेट लेस देन 2.8 kg. नहीं, अगर कोई आपसे पूछा है एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबीज कितना है, एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबीज, सो एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन बेबीज कितना है 2.8 kg. ठीक है, अब जो बर्थ वेट होता है वो डबल कब करता है, बर्थ वेट डबल्स एट 5 months. ओके, डबल्स एट 5 months. ट्रिपल कब करता है, ट्रिपल्स एट 1 year. ओके, ट्रिपल्स एट 1 year. एंड क्वाड्रूपल, क्वाड्रूपल मतलब 4 गुना कब होता है, क्वाड्रूपल्स बाय 2 years गाइस. ठीक है, जनरली यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू आल्सो स्टडी दिस इन पीडियाट्रिक्स. तो अगर बर्थ वेट लिख दिया लेस देन 2.8, दैट्स नॉट हाई रिस्क इन्फेंट. बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg, हाई रिस्क. ट्विंस वेरी इंपॉर्टेंट, बर्थ ऑर्डर 5 or more. ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन था 3 or more. ये क्या है, बर्थ ऑर्डर 5 or more. इन्फेंट्स किस फीडिंग में, आर्टिफिशियल फीडिंग. ओके, जो मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं, आर्टिफिशियल फीड हो रहे हैं. 2nd and 3rd degree malnutrition. ओके, weight gain less than 70% of expected weight. Failure to gain weight in 3 successive months. Children with PM, diarrhea, babies are working mother and single parent. They are at risk. Okay, so question आता है all are at risk infant except, something like this will come to you. We'll practice that. Okay. Next, very, very important. Let's revise. कोई भी आपसे पूछ लेना, what is the most common cause of neonatal mortality, infant mortality, under 5 mortality? Please remember, according to SRS 2022, मतलब SRS 2022 के according, this is low birth weight, और prematurity. But MCCD सर्वे लिखा तब birth has spikes या otherwise low birth weight, prematurity. अगर कोई पूछा still birth rate, most common cause of still birth rate मतलब death beyond 28 weeks gestation, इसका जरूरी cause एक होता है most common placental causes, जिसमें APH बहुत important है. ठीक है, perinatal, both it will involve maternal and fetal causes, right? Maternal which will reflect beyond 28 weeks gestation, fetal, all right, causes is important again for perinatal mortality. Now again, one-liners but extremely important. Let's revise. Best indicator for health status of a community. अगर किसी ने भी लिखा health status, infant mortality rate. ठीक है. Best indicator for overall development of a nation, infant mortality rate. Best indicator for overall development of a nation as per United Nations, as per UN. अगर लिख दिया तब it is under 5 mortality rate as per UN. ठीक है, under 5 mortality rate. Best indicator for combined pediatrics and obstetrics care. ये क्या था, जब the baby is in the womb as well as when the baby is out. So that is what, perinatal mortality rate. Okay, perinatal PMR, perinatal mortality rate. ठीक है, फिर क्या है, best indicator of availability of health services. इसको I'll write it a little more elaborately, guys. Best indicator of availability, utilization and effectiveness. Okay, and effectiveness of health services. Okay, effectiveness of health services. ये क्या है, IMR. Okay, so availability, IMR. But quality of delivery services, this is MMR. ठीक है, quality. Alright, that is MMR. Considered by UN as the single best indicator of overall social development and well-being. UN के according, it is one and only one under 5 mortality rate. Okay, according to UN. These are some very important go-to points for your exam. Also, look at the current value of neonatal mortality rate. This again is according to SRS 2022. 20 per 1,000 live births. But 2030 SDG के according, the target for this is Sustainable Development Goals, that neonatal mortality rate should be less than 12 per 1,000 live births. Okay.
Infant mortality rate, current value 28 per 1,000 live births. You'll remember this. इसमें नहीं है. Under 5, 32. All right, in India right now. But according to SDG, we want to achieve it as what? In under 5 mortality rate, under 5, below 25, less than 25 per 1,000 live births. Stillbirth rate, 5 per 1,000 total births. That's okay if you remember or not. That'll do. MMR current of India, ठीक है, current value of India is 97 per 1 lakh live birth. According to SDG, MMR, maternal mortality ratio, should reach less than 70 per 1 lakh live birth. Okay, this is again a very important go-to slide. All the values you must remember. ठीक है, चलो. So that was about maternal health, child health, all the indicators, formula-based questions which can come. Now, what is low birth weight? You all know birth weight less than 2.5 kg. Causes can be prematurity or preterm. Okay, the baby is preterm. Or it could also be small for gestational age. That means IUGR baby. Now, IUGR baby means intrauterine growth retardation. Now, IUGR can occur both for preterm as well as term babies. Okay, and IUGR baby, the prognosis is actually poor. Okay, so what is the definition of small for date baby or small for gestational age? The baby's weight is less than 10th percentile for gestational age. Okay, this is a PY. The babies may be term or preterm. They have a higher risk of death. Okay, PEM and infections. Okay, low birth weight could be because of, low birth weight could be prematurity or IUGR. IUGR can occur at term also and preterm also. Okay, remember that. And of course, the definition can come. Next, just a few points for let's revise. What is a term pregnancy? What is a preterm and all that? So what is a preterm pregnancy? Below 37 weeks or less than 259 days. Okay. Now here moderate preterm is 32 to 37. Very preterm 28 to 32 weeks. And if the baby is born before 28 weeks, that is extremely preterm. Term we all know 37 weeks to 42 weeks. That is 259 to 293 days. And post-term is beyond 42 weeks. Okay, beyond 42 weeks. These can come as like simple one-line questions also, but you have to be familiar with that. Okay, now there's another topic which is quite important, growth and development. Okay, in this a lot of questions do turn up. Okay, so let's revise this. First of all, markers for malnutrition. Basically, when I talk about malnutrition, I'm talking about undernutrition. Okay, undernutrition. What are the markers for that? Acute malnutrition. Okay, that is what? What is an indicator for that? Low weight for height. Okay, low weight for height. It is also hinting at, it is also the same as emaciation or it is also the same as wasting. Okay, chronic malnutrition. Chronic malnutrition kya hai? Low height for age. Now, this is an indicator of what? Stunting. Okay, this is an indicator of stunting. Then there's one more thing, acute and chronic. Like the baby is chronically malnourished, on that acute is superimposed. So what is this? Low weight for age. Okay, low weight for age. This is an indicator of underweight. All right. And one MCQ, what is the general marker or most sensitive marker for malnutrition? Weight for age. Okay, remember that. If they can give you in the option height, weight for age, something like that. So most sensitive marker for malnutrition is weight for age. Okay. All right. Now over here, there are few instruments that you should know. What is this? This is a Salter scale. Salter scale is used to measure what? Is used to measure the weight of baby at field. Okay. Weight of children at fields. Okay. And this is used by whom? Health workers. Okay. This is used by health workers. Here the weight shows in 100 grams graduation. You can hang this by a tree and put this over here. The baby's feet come like this and we measure the weight. Okay. How do you measure the length of the babies? So length of the children or length of the children up to 2 years. Okay. Up to 2 years. This is measured by the instrument that you see over here, infantometer. Now after 2 years, we don't measure the length. We will measure the height. Okay. So height of the children. Okay. Height of the children. Beyond 2 years. Okay, which instrument do we use? You can get to label this. This is or identify this. This is a stadiometer. This is a stadiometer. Next, whenever we talk about growth and development, we have to revise growth charts. Okay, we have to revise growth charts.
Now the concept of growth charts, guys, was given by David Morley. Okay, David Morley. Now basically this is a health education tool. Okay, in India we use ICDS growth charts. Okay, the one that are used in ICDS centers are ICDS growth charts. They could be pink or blue color. Pink is for girls and blue is for boys. But these ICDS growth charts have been adopted from WHO growth charts. Okay, they have been adopted from WHO growth charts, and these WHO growth charts are based on which study, which is your MCQ. These are based on multicentric growth reference study. ठीक है, multicentric growth reference study. This is an important point. Okay, this is your, like, they'll give you different names that it's based on which study. It's based on multicentric growth reference study. ठीक है, तो ग्रोथ चार्ट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डेविड मॉर्ली ने दिया. जो हमारे ग्रोथ चार्ट्स है वो ICDS ग्रोथ चार्ट्स है, उसको किससे अडॉप्ट किया गया है? WHO ग्रोथ चार्ट से, जो किसमें बेस्ड है? मल्टीसेंट्रिक ग्रोथ रेफरेंस स्टडी. ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं WHO ग्रोथ चार्ट्स. ठीक है, अब WHO ग्रोथ चार्ट में ना 2 लाइंस हैं ओनली. ओके, अगर मैं ऐसे एक ग्रोथ चार्ट बनाऊं लाइक दिस, WHO ग्रोथ चार्ट हैज 2 लाइंस गाइस. एक्स एक्सिस में ऑब्वियसली हम लोग क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस में हम लोग हमेशा एज लेते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस में लोगे एज, वाई एक्सिस में लोगे वेट ऑफ द बेबी इन केजीज. ओके, अब यहाँ पे एक लाइन है जिसको बोलते हैं URC, अपर रेफरेंस कर्व. क्या बोलते हैं? अपर रेफरेंस कर्व. ठीक है, इसको बोलते हैं अपर रेफरेंस कर्व. ये अपर रेफरेंस कर्व कॉरेस्पॉन्ड करता है 50th परसेंटाइल फॉर बॉयज. ठीक है, 50th परसेंटाइल फॉर बॉयज, और इसको बोलते हैं हम लोग LRC. LRC क्या होता है? लोअर रेफरेंस कर्व. ठीक है, लोअर रेफरेंस कर्व. लोअर रेफरेंस कर्व किससे कॉरेस्पॉन्ड करता है? लोअर रेफरेंस कर्व कॉरेस्पॉन्ड करता है 3rd परसेंटाइल फॉर गर्ल्स. ठीक है, 3rd परसेंटाइल फॉर गर्ल्स. अब कोई भी बच्चा जो अपर रेफरेंस और लोअर रेफरेंस कर्व के बीच आ रहा है, ठीक है, ये कौन से जोन में है? ग्रीन जोन में. ठीक है, ग्रीन जोन मतलब ये क्या हो गया? रोड टू हेल्थ, एडिक्वेट ग्रोथ. ओके, रोड टू हेल्थ. WHO के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बच्चा LRC के नीचे आ रहा है, बिलो द लोअर रेफरेंस कर्व, ठीक है ना, ये कौन सा जोन हो गया? ये हो गया माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर मैलन्यूट्रिशन. सो बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन. ये कौन सा जोन है? अंडर न्यूट्रिशन. ओके, माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर मैलन्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन. अब इसी कॉन्सेप्ट को हमारे ICDS ग्रोथ चार्ट में यूज किया गया. बट ICDS ग्रोथ चार्ट में एवरीबडी हमारे पास कितने लाइंस हैं? ICDS ग्रोथ चार्ट में 3 लाइनें बनाई गई. ठीक है, 3 लाइंस आते हैं. नाउ अगेन यहाँ पे तो आप एज ही रखोगे ऑन द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस में वेट ऑफ द बेबी जाएगा kg में. सो ये था तुम्हारा अपर रेफरेंस कर्व. ये यहाँ पे इन ICDS ग्रोथ चार्ट में ये मीडियन कॉरेस्पॉन्ड करता है. सो ये है ICDS चार्ट. ओके, ये है -2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि WHO में लोअर रेफरेंस कर्व है, और ये है -3 स्टैंडर्ड डिविएशन. अब मीडियन के ऊपर भी होता है +2 स्टैंडर्ड डिविएशन +3, मतलब +2 से -2. ठीक है, ओके, नाइदर द बेबी ना तो अंडर नरिश्ड है ना तो ओवर नरिश्ड है, ना ओवरवेट है ना अंडर वेट है. ऑलराइट, सो बेसिकली ये जो जोन है यहाँ पे, ये है मेरा ग्रीन जोन. ठीक है, अगेन ग्रीन जोन मतलब क्या हो गया? रोड टू हेल्थ. ओके, रोड टू हेल्थ, बच्चे का ग्रोथ. ठीक है, अब -2 से -3 हो गया येलो जोन. येलो जोन मतलब क्या हो गया? द बेबी किस में है? माइल्ड टू मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन. ओके, माइल्ड टू मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन. ओके, माइल्ड टू मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन. अब अगर वो बिलो -3 SDR है, मतलब वो यहाँ आ रहे हैं. ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज सीवियर मैलन्यूट्रिशन. क्या है ये? दिस इज सीवियर मैलन्यूट्रिशन. अब ये हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि इमीडिएटली इसमें करना क्या आगे वो बदल जाता है. अगर बेबी ग्रीन जोन में, लाइक ये ग्रोथ चार्ट्स कौन यूज कर रहे हैं? हेल्थ वर्कर्स यूज कर रहे हैं ICDS सेंटर्स में. तो जब उसने ग्रोथ चार्ट में इसके वेट को प्लॉट किया, तो अगर उसने देखा कि ग्रीन जोन में है बच्चा, नो प्रॉब्लम, रोड टू हेल्थ, मदर को बोल रहा है जैसे कर रहे हो ठीक है. अगर आंगनवाड़ी वर्कर ने देखा कि बेबी येलो जोन में, ठीक है, तो येलो जोन मतलब बेबी क्या है? माइल्ड टू मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन. ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन. तो येलो जोन में वो क्या करेगा? लाइक व्हाट विल द आंगनवाड़ी वर्कर डू? वो क्या करेगी? मदर को एजुकेट करेगी. ठीक है, एजुकेट मदर कि उसको क्या क्या करना चाहिए फॉर द बेबीज ग्रोथ टू इंक्रीज, और फिर उसको घर भेज दो, होम मैनेजमेंट. लाइक
उसको कहीं रेफर नहीं करना है, ओके, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो रेड जोन में, रेड जोन मतलब सीवियर मैलन्यूट्रिशन, इस केस में जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो उसको तुरंत CHC रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे पीडियाट्रिशियन, ठीक है। आइडियली क्या होता है ना गाइस, जैसे अगर मान लो येलो जोन में है, माइल्ड टू मॉडरेट, तो उसको आप एक बार मेडिकल ऑफिसर से दिखा के बच्चे को घर भेज सकते हैं। रेड में है तो मेडिकल ऑफिसर देख के उसको CHC पे रेफर करेगा, क्योंकि वो सीवियर मैलनरिश्ड है, ठीक है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ ग्रोथ चार्ट, आना चाहिए। तो ग्रोथ चार्ट यूज होता है ICDS सेंटर में। अब अगर फील्ड लेवल में हेल्थ वर्कर जा रहे हैं और उसको मैलन्यूट्रिशन स्टेटस असेस करना है, सो व्हाट इज द थिंग, वो क्या यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं समथिंग नोन एज शाकिर स्टेप। शाकिर स्टेप इज अ स्टार क्वेश्चन गाइस, बहुत चीजें आती है इसमें। शाकिर स्टेप में हम लोग क्या मेजर करते हैं, द मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लिया जाता है एक्रोमियन एंड एलोक्रिनॉन के बीच। अब इसमें सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर क्या है, ट्राइसेप्स, फर्स्ट मसल टू गेन और लूज वेट along with the child's growth. Okay, so first muscle that you will see is triceps. Number 2, Shaker step is an age-independent method to assess the malnutrition status of a baby. Okay, it can be used only after 6 months. 6 महीने के बाद ही यूज करना है। और अब इसके वैल्यूज क्या है, ये फिक्स्ड है। अगर वो ग्रीन जोन में है बेबी, अगर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मोर देन 12.5 सेंटीमीटर्स है या 125 मिलीमीटर्स, तो वो ग्रीन जोन। नॉर्मल ग्रोथ। अंडर नरिश्ड क्या है गाइस, येलो, 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैल नरिश्ड या सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, रेड, बिलो 11.5 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 115 मिलीमीटर, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ सैम क्राइटेरिया, ओके। ये है हमारा शाकिर स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बीइंग यूज्ड एट फील्ड लेवल्स बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स अंडर नरिशमेंट को असेस करने के लिए। तो अगर ये मोर देन 12.5 सेंटीमीटर है नॉर्मल, 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर बॉर्डर लाइन, और 11.5 सेंटीमीटर से नीचे है तो सीवियर मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई बच्चा है जो सीवियरली मैलनरिश्ड है, वो 2 वे से प्रेजेंट कर सकता है। जैसे क्वेश्चन आता है, ये क्या हो गया, इसको क्वाशियोरकोर, और इसको क्या हो गया गाइस, इसको हो गया मेरास्मस, ठीक है। सो दीज आर 2 प्रेजेंटेशंस ऑफ अ सैम चाइल्ड। मेरास्मस ज्यादा कॉमन है, क्वाशियोरकोर इज मोर सीरियस, ओके। नाउ ये क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस दोनों किस टॉपिक के अंदर आता है, सैम का एग्जाम्पल है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सीवियर अक्यूट मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, सीवियर अक्यूट मैलन्यूट्रिशन। अब सीवियर अक्यूट मैलन्यूट्रिशन का गाइस डेफिनेशन क्या है, लो वेट फॉर हाइट, ओके, लो वेट फॉर हाइट, कितना, बिलो -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और कुछ भी बोल सकते हो, एंड हो सकता है, और हो सकता है, बाइलैटरल इडीमा, ओके, एंड और यू कैन ऑल्सो सी, तीसरी चीज, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो शाकिर स्टेप से मेजर होगी, बिलो 11.5 सेंटीमीटर और 115 मिलीमीटर, ठीक है। ये सैम है। सैम का 2 कॉमन प्रेजेंटेशंस क्या है, क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस। अब क्वाशियोरकोर बेबी में क्या होता है, ये उन चिल्ड्रन में होते हैं whose diets are deficient of what, प्रोटीन। मेरास्मस क्या है, दोनों में डेफिशिएंट है, प्रोटीन एंड कैलोरी। क्वाशियोरकोर 6 months to 3 years, मेरास्मस 1 साल से नीचे के बच्चे में होता है, ठीक है। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट प्रिजर्व्ड होता है, इडीमा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट इज नॉट प्रेजेंट, इडीमा इज एब्सेंट। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्वाशियोरकोर का है एनलार्ज फैटी लिवर, ठीक है। मेरास्मस में नो फैटी लिवर। एंड इफ यू लुक एट क्वाशियोरकोर, बेबी रिब्स आर नॉट प्रोमिनेंट, मेरास्मस में तो प्रोमिनेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम विद क्वाशियोरकोर, अगेन द बेबी इज लेथार्जिक, ओके। मेरास्मस में द बेबी इज अलर्ट एंड इरिटेबल। ऑल्सो मेरास्मस बेबी इज अ वोरेशियस फीडर। क्वाशियोरकोर बेबी का पुअर एपेटाइट होता है, ठीक है। मसल वेस्टिंग इज माइल्ड और एब्सेंट। मेरास्मस में यू कैन सी सीवियर मसल वेस्टिंग। So if you have to treat kwashiorkor, you have to feed the baby with protein. For marasmus, you have to give him protein, fats as well as carbohydrates. Okay, this is again a go-to slide. What are the 2 examples of SAM? You can also have a kwashiorkor marasmic baby also. ठीक है, but तुम्हारा जो डिफरेंस आएगा वो kwashiorkor और marasmus के बीच आता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक तो हम लोग ये पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। Exclusive breastfeeding should be done up to 6 months. Can be continued up to 2 years. Energy 65 kilocalories per 100 ml. Protein 0.9 to 1.1 gram per 100 ml. But मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी अभी
डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट मिल्क एंड काउस मिल्क, ठीक है। एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो कोलोस्ट्रम में बहुत सिक्रीट होता है, IgA, ठीक है। दिस इज अ PYQ मोर देन IgD। अब आ जाओ, गो टू स्लाइड, ब्रेस्ट मिल्क और काउस मिल्क में डिफरेंस देखो। प्रोटीन इन ब्रेस्ट मिल्क 1.1 ग्राम %, काउस मिल्क 3.3 ग्राम %। सिस्टीन टॉरिन दोनों बढ़ जाता है, काउस मिल्क में घट जाता है। प्रोटीन ऑल्दो ब्रेस्ट मिल्क में कम है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, उसका अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ठीक है। फैट डिक्रीज्ड इन ब्रेस्ट मिल्क, काउस मिल्क इंक्रीज्ड। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फैट बफेलो मिल्क में होता है। DHA, व्हाट इज दिस? दिस इज डोकोसा ये present in breast milk, absent in cow's milk. This is used for what? Brain development. Okay, brain development, myelination. Okay, docosahexaenoic acid. Now, where do you see lactose? Lactose is maximum in breast milk. Calcium phosphorus ratio. अब although calcium phosphorus दोनों कम है breast milk में, but ratio इसका बढ़ा हुआ है. Iron breast milk more than 70% bioavailability. Okay. IG for local immunoglobulin, IgA in breast milk. ठीक है। विटामिन डेफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, बोथ विटामिन के एंड विटामिन डी। इनफैक्ट जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं उनको पूरे 1 ईयर तक विटामिन डी पिलाना पड़ता है। काउस मिल्क में विटामिन सी। एनर्जी यहाँ पे 65 to 70 हो गया, यहाँ ऑलमोस्ट 67 किलो कैलोरीज हो गया। ऑब्वियसली इन्फेक्शन, ब्रेस्ट मिल्क इन्फेक्शन से बचाता है, वेरी लो, यहाँ पे इट्स वेरी हाई एंड वे कैसीन रेशियो, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। काउस मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क के बीच डिफरेंस आता है, आता है, लाइक दोज आर अगेन, दैट्स अगेन अ गो टू टेबल, ठीक है, लास्ट में रिवाइज करने के लिए। ओके, लास्ट चीज इसमें स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पॉइंट नंबर 1, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सर जोसेफ बोर। ओके, कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर जोसेफ बोर ने। ऑलराइट, दैट इज बोर कमिटी। बट इसको इम्प्रोवाइज किसने किया था? इट वाज इम्प्रोवाइज्ड बाय रेणुका रॉय। रेणुका रॉय कमेटी। रेणुका रॉय ने क्या बोला कि स्कूल हेल्थ का जो चेकअप है, ठीक है, स्कूल हेल्थ का जो चेकअप है ये कब होना चाहिए? स्कूल हेल्थ का जो चेकअप है ये होना चाहिए once every 4 years। बट अभी क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कूल हेल्थ चेकअप? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कूल हेल्थ चेकअप कितना है? अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कूल हेल्थ चेकअप है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कूल हेल्थ चेकअप है once every 6 months, ठीक है, एक बार हर 6 महीने में। All right. 4th, school health is a responsibility of sub-center, PHC, CHC. So school health is a responsibility of PHC. Medical officer को school health checkup करना है once every 6 months, ठीक है। 5th, one classroom कितने बच्चे हो सकते हैं? एक क्लासरूम में up to 40 students। पर कैपिटा स्पेस फॉर स्टूडेंट कितना होना चाहिए? पर कैपिटा स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, पर कैपिटा स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, ओके, इट शुड नॉट बी बिलो 10 स्क्वायर फीट, ठीक है। सो 10 स्क्वायर फीट मोर देन इक्वल टू 10 स्क्वायर फीट पर कैपिटा स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब 10 स्क्वायर फीट तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, 1 यूरिनल कितने बच्चों के लिए होना चाहिए? 1 urinal up to 60 students। 1 latrine up to 100 students। डेस्क किस तरीके का होना चाहिए? माइनस टाइप। लाइट किस साइड से आना चाहिए? फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि most of the students are right-handed, so light from the left side। Doors and windows combined should occupy 25% of floor area, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो स्कूल हेल्थ में रिपोर्ट होता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो स्कूल हेल्थ में रिपोर्ट हो रहा है इज डेंटल इन्फेक्शन, ठीक है। डेंटल केरीज भी हो सकता है, पेरियोडोंटल डिजीज भी हो सकता है, डेंटल इन्फेक्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो रिपोर्ट हो रहा है स्कूल हेल्थ में
डेंटल इन्फेक्शन, ठीक है। फिर अच्छा, स्कूल टीचर आई चेकअप कर सकती है, यस, ठीक है। स्कूल टीचर जो होती है, स्कूल टीचर कैन कंडक्ट आई एग्जामिनेशन, ओके, कैन कंडक्ट आई चेकअप, आई एग्जामिनेशन, उसके लिए उसको ट्रेनिंग देता है। अब ये कितने बच्चों का कर सकती है? वन स्कूल टीचर अप टू 150 स्टूडेंट्स, ठीक है, कैन डू अप टू 150 स्टूडेंट्स। अगर इनको विजुअल एक्टिविटी बच्चों का लेस देन 6/9 मिलेगा, देन ये इनको रेफर कर देगी, रेफर्ड टू पैरामेडिकल ऑफ्थैल्मिक असिस्टेंट। Okay, that is about school health guidelines. Some of the important last minute go to points. ठीक है, चलो, so that was it. अब एक बार MCQs देखते हैं. What is perinatal mortality rate? Death within first week of life, abortion, stillbirth, death within first week of life, death from 28 weeks to first week of life. Yes, beyond 28 weeks gestation and first week of. Stillbirth rate क्या था? Death of a fetus. Beyond 28 weeks gestation या 1 kg weigh कर रहा है या 35 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड दैट वाज द ओनली फॉर्मूला जिसमें डिनोमिनेटर में टोटल बर्थ है। यहाँ पे देखो, डेथ ऑफ अ फीटस वेइंग 1000 ग्राम और मोर इन 1 ईयर पर 1000 टोटल बर्थ्स, लगता तो ये है। डेथ ऑफ अ फीटस वेइंग 1000 ग्राम और मोर इन 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स, नो, लाइव बर्थ्स नहीं है, टोटल बर्थ्स लेते हैं, ठीक है। डेथ ऑफ अ फीटस वेइंग 1000 ग्राम और पर 1000 स्टिल बर्थ, नहीं, टोटल बर्थ्स लेते हैं। दिस इज योर आंसर। Read all the options, हमेशा सारा पढ़ना। All are criteria for identifying at-risk infant except birth weight less than 2.8. No, I told you birth weight has to be less than 2.5 kg. Birth order 5 or more, yes. PM diarrhea at-risk infant, yes. Working mother, yes. तो आंसर क्या हो गया? Option A. All right, next one. Mean birth weight of Indian babies 2.8 kgs. As per WHO, low birth weight is defined as birth weight below 2.5 kgs. Small for date baby is weight below 10th percentile of gestational age. That's it. Thank you so much. This is a very important chapter, guys. जो इतनी बातें हमने करी है, right from preventive obstetrics, pediatrics, सारे formulas, all the one-liners, ठीक है, growth charts, everything is important. ठीक है, इसको जरूर रिवाइज करना है before you go to your exams. Thank you.